हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर एसएस स्टडी चैनल पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान के। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके क्वेश्चनों को हमने इसमें लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की जो परीक्षा है उत्तराखंड की, जिसमें आपका आबकारी और जो परिवहन आरक्षी वाले पद हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 100 नंबर की, तो एसएस स्टडी के ऐप से वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ एसएस स्टडी के ऐप से हमारी उत्तराखंड पुलिस दरोगा की स्पेशल लाइव क्लासेज चल रही हैं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, 3 घंटे रोजाना। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो हम कवर करा रहे हैं। हिंदी का, जीएस का, आपका जो मैथ्स है या रीजनिंग है, उन सभी के आपके उसमें चीजें आप पेपर भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेज भी मिल जाएंगी। लाइव क्लासेज को उसमें रिकॉर्डेड करने की भी सुविधा है। अगर कोई स्टूडेंट कामकाजी है तो बाद में वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। और जो बच्चे स्पेशली हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उसमें किसी चीज को ले, हिंदी ग्रामर अब हमारा कल से उसमें शुरू हो रहा है, हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके 10 से 11 बजे के बीच 1 घंटा हिंदी के लिए उससे जुड़ सकते हैं। एसएस स्टडी ऐप से आप उसे लॉग इन कर सकते हैं। तो इसमें अब हमारा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र है, उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक ज्वारीय मैंग्रोव वनों का हिस्सा नहीं है। ज्वारीय मैंग्रोव वनों का हिस्सा नहीं है। मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो आपके उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध मतलब आपका जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों तरफ कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इससे थोड़ा बहुत बाहर तक का जो हिस्सा है उसे उपोष्ण बोलते हैं, जिसमें लगभग साल में अधिकतर समय गर्म रहता है, थोड़े समय के लिए शीतकाल होता है, बाकी ये इस क्षेत्र में पूरा साल गर्म रहता है, इसलिए इसे आपका उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगर आप इसको देखें तो जो हमारे महाद्वीपीय जो बेल्ट महाद्वीपीय आपके प्लेटें हैं उनके किनारों पर समुद्र तटीय प्रदेशों में जो वनस्पतियां उगती हैं, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां या तो ज्वारीय दलदल होते हैं, मतलब जहां पर समुद्र का पानी भूमि के अंदर आकर के दलदल बना देता है, या फिर नदियां अपनी जो कीचड़ है, नदियों में जो आपका जो अब निक्षेप होता है वो ले जाकर के वहां पहुंचा देती हैं। तो ऐसे खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति या फिर ज्वारीय वन कहा जाता है। भारत में ज्वारीय वन बहुत सारे हैं, पूर्वी तट की तरफ भी, पश्चिमी तट की तरफ भी। दुनिया में जितने भी ज्वारीय वन हैं उनका 7% अकेले भारत में ज्वारीय वन है। ये वन आपका बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री लहरों से होने वाले कटान को रोकते हैं। समुद्री जीव जंतुओं के लिए जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं उनके निवास स्थल होते हैं। उसके अलावा ये हरे भरे होने के कारण हमारे पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनामी जैसे जो समुद्री लहरें होती हैं उनमें ये तट क्षेत्र में एक तरीके से तटवर्ती रक्षक का कार्य भी करती हैं। तो मैंग्रोव वनस्पतियां आपके सदाबहार वनस्पतियां होती हैं। इनमें कैजुरीना मैंग्रोव है, सुंदरी मैंग्रोव है, केवड़ा मैंग्रोव वनस्पति है, मोहगनी मैंग्रोव वनस्पति नहीं है। मोहगनी आपका एक वर्षा वनों में उगने वाला सदाहरित पौधा है, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट के आपके क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट के जो जंगल है उसमें उगने वाला पौधा है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थापित किया गया है। यह आपका भारत में जो वनों का प्रबंधन है उससे संबंधित संस्थान है। इसमें आपके जो वनों के प्रबंधन से संबंधित जो शिक्षा है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण जो केस स्टडियां होती हैं उनसे सिखाई जाती है। ये दुनिया एशिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर किसी भी आपके टॉपिक को केस स्टडी के आधार पर ही पढ़ाया जाता है। तो बहुत फेमस है आपका, जैसे एफआरआई है भारत में, वैसे ही आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
देहांग दिवांग जो आपके ये आपके क्या बोलते हैं राष्ट्रीय पार्क हैं। देहांग दिवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है और पन्ना मध्य प्रदेश में है, सही है। आपका नौकरेक आपका मणिपुर में नहीं है, ये मेघालय में है, मेघालय में है। तो यही आपका सही आंसर हो गया सी, ये गलत है। सिंपलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो नौकरेक मणिपुर वाला सुमेलित नहीं है, ये आपका मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत वाला पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत वाला पशु हाथी। हाथी एक महत्वपूर्ण आपका पशु है। आपके पृथ्वी में स्थलीय भूभाग पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी ही है। और हाथी जो है आपका, एक समय ऐसा आ गया था जब ये आपके बहुत आपके नीचे के स्तर पर पहुंच गया था, इसकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। तो इसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया झारखंड के सिंहभूम जिले से 1992 में। तब से हाथियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। गज तमे नाम से ये शुरू हुआ था। एक्चुअल में जो हाथी दांत होता है, हाथी के जो बाहर की तरफ के जो दांत होते हैं, जिन्हें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और बोलते हैं, दिखाने के जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं टस्क। और टस्क के अंदर जो सफेद पदार्थ होता है उसे आइवरी बोलते हैं। ये बहुत बहुमूल्य पदार्थ है। इसके आपके लिए अवैध रूप से हाथियों का शिकार किया जाता रहा है। तो इसी वजह से हाथियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते गई। और उसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष भी है। हाथी किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी कभी उनके ट्रैप में भी फंसा दिए जाते हैं। कभी कभी ट्रेन और जो आपके सड़क है उनमें रास्तों में आ जाने की वजह से भी इनकी मृत्यु हो जाती है, टकराने के कारण से। तो बहुत सारी वजह है। तो इन वजहों से हट करके हाथियों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में। और उसी के तहत भारत में आपका हाथी को संरक्षित करने के लिए इसे राष्ट्रीय विरासत वाला पशु घोषित कर दिया गया 22 अक्टूबर 2010 को। अब ये विरासत वाला पशु तो है ही, आपको पता है, समझ गया ना। हाथी का बहुत महत्व है। आपके भारतीय पौराणिक उसमें भी गणेश जी का मुंह भी हाथी से लगा हुआ है। उसके अलावा इंद्र का जो सवारी है रावत, वो भी हाथी है, समुद्र मंथन से निकला था जो। हाथी का बहुत पवित्र स्थान है भारतीय साहित्य और ग्रंथों में भी। तो इस वजह से आपका हाथी को राष्ट्रीय विरासत वाला पशु घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का बैराज परियोजना गंगा नदी पर बनाई गई है। एक्चुअल में गंगा नदी से जहां पर हुगली की शाखा कटती है नीचे को, एक गंगा तो आपका बांग्लादेश में चली गई, मूल शाखा जो है, इससे एक शाखा बनती है हुगली, जो हमारे पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ कट जाती है। तो हुगली नदी में नीचे बना हुआ है आपका एक नदी बंदरगाह, जिसे हम कलकत्ता बंदरगाह बोलते हैं। वो समुद्र में बंदरगाह नहीं है बल्कि नदी पर है। और होता क्या है कि जब गंगा नदी में बाढ़ आती है तो यहाँ से आने वाला सारा जो आपका सिल्ट होती है, गाद होती है, कीचड़ होता है, वो सारा आपके हुगली नदी में जाकर के इस बंदरगाह में आपका फंस जाता है, जिसके वजह से इस बंदरगाह को डिस्टरबेंस झेलना पड़ता है कई लंबे समय तक। तो हुगली नदी से शिस्ट को ये जो आपका क्या बोलते हैं, हुगली नदी में जो भी आपकी जो गाद आती है, इस सिल्ट को अलग करने के लिए आपका यहाँ पर फरक्का बैराज निर्मित किया गया था। इसमें क्या करते थे, जब भी आपका गंगा नदी में अतिरिक्त और गंदला पानी आता था निक्षेप युक्त, तो उसे छोड़ देते थे उसकी मुख्य धारा में, जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। इस तरीके से हुगली नदी सुरक्षित हो जाती थी और सिल्ट यहाँ तक नहीं पहुंचती थी। इस वजह से आपका फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? बेलाडीला प्रोजेक्ट, बेलाडीला प्रोजेक्ट आपका छत्तीसगढ़ में लोहे की खान है। ये खान एशिया की पहली यंत्रीकृत खान है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों से या आपका यंत्रों से यहां पर लोहे की खुदाई की जाती है। तो यंत्रीकृत खान एशिया की सबसे पहली बेलाडीला है, और ये लोहे की खान आपके कहां है? छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में किसे महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है? संगम साहित्य के ही है ये, मणिमेखलाई है, शिल्पाधिकारम है, पुत्तुपात्र है, तोलकपियम है,
ठीक है। ये सब आपके संगम साहित्य, जो संगम आपके पांड्यों के संरक्षण में दक्षिण भारत में हुए थे, जिसमें विभिन्न आपके देश के हिस्से, दुनिया के अलग अलग हिस्से से आए हुए विद्वानों ने भाग लिया था। तो उसमें आपका जो तमिल साहित्य है उसकी रचना हुई थी। तो उसमें तमिल साहित्य का जो व्याकरण शास्त्र है, जैसे संस्कृत का व्याकरण शास्त्र पाणिनि के अष्टाध्यायी है, वैसे ही तमिल का जो व्याकरण शास्त्र है वो है तोलक्कपियम। तोलक्कपियर ने इसकी रचना की थी। तोलक्कपियम इसका व्याकरण शास्त्र है। बाकी सब ये आपके काव्य हैं। इनमें से महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है शिल्पाधिकारम को। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी जो आपका संस्कृत साहित्य है उसमें महाभारत और आपके जो रामायण है उन्हें आपका महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। वैसे ही शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य में आपका एक महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, पाशुपत मत का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? पाशुपत मत एक तरीके से शैव संप्रदाय का ही मत है और ये पुराणों में आपका सबसे पहले प्राप्त होता है। पुराणों से इसकी विवेचना होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका जो दक्षिण भारत में आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो बड़े साम्राज्य स्थापित हुए थे। उनमें एक विजयनगर साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य के ठीक आपका लगभग 11 साल बाद एक और साम्राज्य दक्षिण भारत में बना जिसे बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। बाद में बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ और उससे 5 नए राज्य बने। बहमनी साम्राज्य के विघटन से जो 5 नए राज्य बने थे उसमें बीजापुर था, बीदर था, आपका बरीद था और आपका जो गोलकुंडा है, अहमदनगर है। ये आपके 5 राज्य बने थे। इसमें से जो आपका बीजापुर राज्य है जो वर्तमान में आपका कर्नाटका में है, इस बीजापुर राज्य की स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह ने। इसीलिए बीजापुर का जो आपका वंश है उसे आपका आदिल शाही वंश के नाम से जाना गया था। तो इसका सही आंसर यूसुफ आदिल शाह है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी ने सर्वप्रथम किस उद्योग में अपना प्रभाव जमाया? भारतीय पूंजी यानी कि भारत की पूंजी ने जो बड़े उद्योग स्थापित हुए औद्योगिक क्रांति के बाद, इसमें भारतीय पूंजी का सबसे पहला जो प्रभाव है वो आया किस पर? सूती वस्त्र पर। आपको पता है 1854 ईस्वी में आपके कावस जी डाबर द्वारा आपका बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, जो विशुद्ध रूप से भारतीय द्वारा अपनी पूंजी से निर्मित पहली आपकी बड़ी आपकी मिल मानी जाती है। तो सूती वस्त्र उद्योग में ही सबसे पहले भारतीयों का पैसा निवेश हुआ था औद्योगिक क्रांति के बाद। और इसकी शुरुआत कावसजी डाबर ने 1854 से 1854 में मुंबई से की थी। तब बंबई था, अब मुंबई हो गया है। तो इसका सही आंसर सूती वस्त्र उद्योग होगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत एक महत्वपूर्ण आपका ग्रंथ माना जाता है जो आपके भारतीय जो साहित्य परंपरा है, इस साहित्य परंपरा में भक्तिकालीन जो आपके संत हैं उनमें आपको पता है कि कुछ संत आपके भक्ति में सगुण भक्ति धारा के हैं, कुछ निर्गुण भक्ति धारा के हैं। निर्गुण भक्ति धारा में दो तरह के कवि हैं, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। तो मलिक मोहम्मद जैसी को रखा जाता है प्रेम मार्गी में, क्योंकि इन्होंने प्रेम पर आधारित ग्रंथ लिखा है। मलिक मोहम्मद जैसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, वो एक प्रेम प्रणय आधारित ग्रंथ है और इस ग्रंथ को उसने जो अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती है उस पर लिखा है। चाहे वो कल्पनाएं हैं या जो भी था, लेकिन लिखा उसी पर है और ये बहुत महान ग्रंथ माना जाता है। इसकी जो रचना हुई थी मलिक मोहम्मद जैसी एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नहीं था बल्कि शेरशाह सूरी के समकालीन था। तो इस ग्रंथ की रचना जो पद्मावत है इसकी रचना हुई है शेरशाह सूरी के काल में, शेरशाह सूरी के काल में। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, सिकंदरा स्थित अकबर की कब्र को किसने लूटा था? सिकंदरा स्थित अकबर की कब्र को लूटा था आपका राजा राम ने। ये एक आपके जाट नेता थे, कौन? राजा राम। इन्होंने लूटा था किसको? अकबर की कब्र को। अकबर मतलब मुगल सम्राट अकबर। एक्चुअल में आपको पता है कि जब औरंगजेब ने भारत में बहुत भयंकर आपके धार्मिक नीति आपके आरंभ की थी, तो उसके बाद जाटों का, सिखों का, बुंदेलों का, अफगानों का कई जगहों से उसका विरोध हुआ था। तो इसमें जाट विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका गोकुला है, राजा राम है, सूरजमल है, या आपका या जो आपका भरत है, ये सभी ने आपका जबरदस्त एक के बाद एक विद्रोह किए थे। तो इसमें राजा राम ने, कहा जाता है कि इनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए, जो आपके औरंगजेब के आपके दादा थे, परदादा थे अकबर, समझ गए ना, उनका आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए मुसलमानों का, तो उन्होंने अकबर की कब्र को लूटा, वहां से उसकी अस्थियां निकाली और उनको जला दिया, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपका कौन है? राजा राम है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था, वो पहला युद्ध जो हुआ, खत्म हुआ, वो सालबाई की संधि के साथ हुआ, सालबाई की संधि। अगला क्वेश्चन है, डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कोठियां कहां स्थापित की गई थी? डच एक्चुअल में भारत में सोरे और आपका कपड़े का व्यापार करने के लिए आए थे, इसीलिए उनका ध्यान ज्यादातर पूर्वी तटों पर था। पश्चिम तटों पर भी उनकी बस्तियां थी, लेकिन पूर्वी तटों पर उनका फोकस्ड रहा, जिसमें पुलिकट भी है, सूरत भी है, सिंचुरा भी है। सूरत आपका पश्चिमी तट पर है, बाकी पुलिकट आपका पूर्वी तट ही है, जो आपके पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मिश्रित उस पर है, सीमा पर, और जो आपका सिंचुरा है उड़ीसा में है। तो ये सब आपके किसके हैं? डचों के कारखाने थे। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक 1857 की क्रांति का परिणाम नहीं था? भारत का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया, बिल्कुल था, समझ गए ना। 1858 में महारानी के घोषणा पत्र में यही बात कही थी कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त, और भारत का शासन सीधे भारत के क्राउन से चलेगा, अंग्रेजों के क्राउन से चलेगा, और ब्रिटिश संसद ही उसको संचालित करेगी, जिसके लिए भारत का शासन चलाने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक भारत मंत्री होगा, जिसे भारत सचिव कहा जाएगा, और भारत में जो गवर्नर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब वो उसका केवल प्रतिनिधि मात्र होगा, जिसे वाइसरॉय कहा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन हुआ। पहले भारतीय सेना में, आप ब्रिटिश सेना में जो भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात होता था, 7 भारतीय होते थे, 1 अंग्रेज होता था, यानी कि 8 सैनिकों में से 7 भारतीय होते थे, 1 अंग्रेज। यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि एक सैन्य विद्रोह भी था, तो इन्होंने यहाँ पर यह अनुपात 2:1 का कर दिया, मतलब 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज यूरोपियन। दोषी व्यक्तियों को कठोर सजा दी गई, ये भी सही है। किसी को फांसी पर लटका दिया गया, किसी को गोली मार दी गई। भारतीयों को सेना से बाहर कर दिया गया, सेना से बाहर नहीं करा था, तो ये इसका परिणाम नहीं है। सेना में रखे गए थे, मैंने क्या बोला, अनुपात घटा दिया गया भारतीयों का। महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत हैं। महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल मतलब जोड़ा, ठीक है। युगल सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ही महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइसरॉय होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? वाइसरॉय होर्डिंग, जो आपके जिस समय भारत में जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं होनी थी, एक तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होनी थी, और एक बंगाल विभाजन जो 1905 में किया था, उसकी घोषणा को रद्द करना था। तो इन 2 घोषणाओं को यहाँ पर किया जाना था। तो जो आपके रासबिहारी बोस हैं, इन्होंने आपका जो कहा जाता है कि जो उस समय वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग, उसके काफिले पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। इस योजना के लिए कहा जाता है कि ये योजना देहरादून में बनी थी, क्योंकि देहरादून में ही ये आपके एक लिपिक के पद पर कार्यरत थे, और यहीं से इन्होंने इस योजना का सूत्रधार किया था, और बाद में इसमें कई लोग इसमें शामिल हो गए थे, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस में आपका, जिनमें अधिकतर लोगों को सजा हो गई थी। रासबिहारी बोस भारत से फरार हो गए, तो रासबिहारी बोस के ही आपके ये इसके मास्टर माइंड रासबिहारी बोस ही थे, और इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका भी। हालांकि लॉर्ड जो आपका हार्डिंग था, वो किस्मत से बच गया, लेकिन उसकी बग्घी आपका पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। तो इसका सही आंसर रासबिहारी बोस है।
अगला क्वेश्चन है 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 10 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 10 रुपए के नोट पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का सर्वाधिक लाभ किसको होता है? मुद्रास्फीति का सबसे ज्यादा लाभ होगा ऋणी को। मान लो आपने 100 रुपए उधार लिए थे आज से 5 साल पहले और आप ऋणी हैं। आज आप क्या हो गया है, आज 100 रुपए की वैल्यू के बराबर 200 रुपए की वैल्यू हो गई। अब आपको चुकाना 100 ही रुपया है, तो इसका मतलब क्या है, लाभ किसको हुआ? ऋणी को। अगला क्वेश्चन है किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था है। देखो नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक सब किसानों को सहायता देते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देता है, कोई योजनाओं के माध्यम से देता है, लेकिन इसमें पूछ रखा है दीर्घकालीन। और कृषि ऋण में दीर्घकालीन ऋण होते हैं 15 साल से ऊपर के ऋण। तो ऐसे ऋण देने के लिए आपका भूमि विकास बैंक बनाया गया है, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण एक्चुअल में भूमि सुधार और भूमि की खरीद आदि के लिए ही होते हैं। तो आपका लैंड डेवलपमेंट जो बैंक है वो आपका इसी के लिए बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि उसे आईएमएफ क्या कर दे, आईएमएफ के द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़ता है, उसे बकाया ऋण के ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। बी, उसे बकाया ऋण मतलब एक बार ऋण लिया था, अब उस ऋण का जो ब्याज बना उस ब्याज को चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। तो इसका मतलब वो देश ऋण जाल में है। नहीं तो क्या होता है, आप किस्त देते हो तो आपकी जो उधारी है वो कम होनी चाहिए। अब आप किस्त ही नहीं दे पा रहे हो और ब्याज ही इतना हो गया है कि उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर से आपको ऋण लेना पड़ता है। तो इसका मतलब आप भयंकर ऋण जाल में है। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में आयकर प्रारंभ करने का के लिए जाना जाता है। भारत में आयकर किसके सुझाव पर लगाया गया था? जेम्स विल्सन के सुझावों पर। इसी को भारत में आयकर का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में लघु उद्योगों की समस्या है। पूंजी का अभाव, लघु उद्योग जो छोटे हैं, ठीक है, पूंजी का अभाव तो है ही, सही है। विपणन जानकारी का अभाव, उनके पास मार्केटिंग की बहुत अच्छी तकनीक भी नहीं होती, ये भी सही है। कच्चे माल का अभाव, ये भी सही है। सभी सही है इसमें से, लघु उद्योग की ये सभी समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में पहला निर्यात प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? निर्यात प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट आपका प्रोसेसिंग जोन जो भारत का सबसे पहला निजी क्षेत्र का बना था वो बना था सूरत में। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने तैयारी करने के लिए एसएस स्टडी चैनल और ऐप के साथ लगातार जुड़े रहिए। बाकी इसकी पीडीएफ हम अपने संजय देव क्लासेस करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल देंगे। धन्यवाद।